सीखने की इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और मैं आपके लिए फिर से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस करा था, 5 टिप्स हमने डिस्कस करे थे सेल्फ मैनेजमेंट के। उसी के अंदर जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि और भी एडवांस टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोस में। आज हम ऐसे 10 टिप्स के ऊपर बात करेंगे जो आपको और बेहतरीन तरीके से अपने आप को लीडरशिप में आगे लाने के लिए, अपने अंदर और बेहतरीन इंप्रूवमेंट्स करने के लिए और सेल्फ मैनेजमेंट की इस जर्नी में आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 6th टिप है वो है गिव योरसेल्फ ए लीडरशिप वर्कआउट। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब तक हम बहुत ज्यादा बीमार ना हो जाए ना, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। ड्यूरिंग द जर्नी ना हम कभी भी कोई हेल्थ चेकअप्स कराते हैं या कोई हेल्थ असेसमेंट कराते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि एक स्टेज ऐसी आती है कि जहां पे हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं एंड उसके बाद डॉक्टर पे जाना पड़ता है। वहां पे क्या है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी होती है एंड सेकंड थिंग इज कि उसके अंदर ज्यादा पैसे भी लगते हैं। वहीं पे अगर हम शुरू से ही अपनी हेल्थ की ट्रैकिंग रखें, समय समय पर चेकअप कराते रहे, तो क्या होता है कि हमारी हेल्थ बहुत ही बेहतरीन रहती है और लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है, और कहीं ना कहीं जो इतने ज्यादा पैसे लगने थे वो पैसे भी नहीं लगते हैं। इन द सेम वे लीडरशिप की जर्नी में भी अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, और इस काम करने के लिए किस तरीके से हम अपनी लीडरशिप पे काम कर सकते हैं, उसको कॉन्टिन्यूसली अपग्रेडेड रखने के लिए टाइम पे हमें क्या करना है कि किसी अच्छे कोच की एडवाइस सीख करनी है, उनके साथ काम करना है अपनी लीडरशिप को बेहतरीन बनाने के लिए। सेकंड थिंग, इस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी लीडरशिप का 360 डिग्री असेसमेंट कराएं। इससे क्या होगा कि हमें पता चलता है कि कौन से पॉइंट से जिन्हें अभी हमें वर्कअप करना है। एंड थर्ड थिंग इज की फीडबैक इतनी बेहतरीन चीज है जो कहीं ना कहीं हमें सही दिशा में एक्शन लेने के लिए हेल्प करती है। क्योंकि जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, चाहे फिर हमारी फैमिली में, चाहे फिर हमारे प्रोफेशन में है, वो लोग हमारे बारे में बेहतरीन बता सकते हैं कि कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो जो भी हमारा काम है उसके अंदर हम जरूर अपनी टीम से फीडबैक लें कि क्या क्या चीजें जहां पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहां पे हमें वर्कआउट करने की जरूरत है, और वो फीडबैक जो है वो जेन्युइन फीडबैक होना चाहिए। बी श्योर कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड कहां पे हम अंडर डिलीवर या ओवर डिलीवर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने काम करना है। इससे एक सेंस ऑफ कंट्रोल बढ़ती है और हमारी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसका जो फ्यूचर वो बेहतरीन तरीके से शेप हो पाता है। 7th टिप है सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर वर्क ऑन योर बैक हैंड। अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में काम करना पसंद करते हैं, हम उस तरीके की टास्क लेना पसंद करते हैं जिनका हमें पता है, सो दैट कि हमें ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, हम इजीली उस टास्क को कर ले विदाउट एनी चैलेंज। लेकिन होता क्या है कि ऐसा करने की वजह से हम कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे तो स्ट्रोंग है बट दूसरे जो स्किल्स है उन पे हम वीक रह जाते हैं। तो इट इज एडवाइजेबल कि जो हमारी वीकनेसेस है हम उसके ऊपर काम करें, हम अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ के अंदर बदल दें। इससे होगा क्या कि बीइंग अ लीडर हम एक इफेक्टिव लीडर बन पाएंगे एंड कहीं ना किसी को भी इंप्रेस करने का इससे बेहतरीन तरीका क्या होगा कि जो लोग समझते थे कि ये इसका वीक पॉइंट है, ये चीजें ये नहीं कर पाएगा, इस तरीके का प्रोजेक्ट ये नहीं कर पाएगा, अगर हम उसमें बेहतरीन तरीके से उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करें तो वो जो इंप्रेशन पड़ता है वो एक नेक्स्ट लेवल इंप्रेशन होता है। एंड जब हम अपने आप को उन पॉइंट्स पे स्ट्रोंग कर लेते हैं जो कि हमारे वीक पॉइंट्स थे, तो होता क्या कि हमें एक एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। 8th टिप है शेड योर एक्सेसिव नीड टू बी यू। अक्सर जो सबसे वर्स्ट हैबिट जो देखी गई लीडर्स के अंदर वो है कि वो अपने आप को कभी बदलते नहीं है। उनका इस तरीके का रवैया रहता है कि मैं तो ऐसा ही हूं, आपने इसी तरीके से काम करना है। एंड उसकी वजह से नुकसान क्या होता है, उस लीडर की ग्रोथ तो रुकती है बट वहीं पे जो उनकी टीम में जो लोग काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं वो भी ग्रो नहीं हो पाते। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो न्यू आइडियाज को वेलकम नहीं करते, वो एग्जिस्टिंग पैटर्न पे चलते रहते हैं, वो बोलते हैं कि इससे सक्सेस मिली है और हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है, वो लोगों को भी मोटिवेट नहीं करते आगे बढ़ने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में उनकी टीम्स बिल्ड नहीं होती है एंड बहुत अच्छी टीम वो कभी बना नहीं पाते हैं। एंड कहीं ना कहीं क्यों नहीं बनती, क्योंकि लोगों को दिख जाता है कि यहां पे मेरी ग्रोथ नहीं है। इसलिए अब यहां पे हमने क्या देखना है कि हमने इस रवैये को छोड़ करके हमने इसको पॉजिटिव में इस तरीके से लेना है कि यहां पे एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने बिहेवियर के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स करूं जो मेरी ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे, मेरी टीम की ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे और जिसकी वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी अल्टीमेटली। 9th पॉइंट है बी ओपन टू द क्रिटिसिज्म। देखिए, हमें अक्सर ना बुरा लगता है जब कोई कुछ बोलता है या कोई कुछ आइडिया भी रखता है या हमारे आइडिया के अंदर, हमारी अप्रोच के अंदर कोई कमी निकालता है तो हमें अजीब फील होता है, वी फील अनकंफर्टेबल।
लेकिन हमें ये समझना है कि जो क्रिएटिव क्रिटिसिज्म होता है एक्चुअली वो ही रियल लीडर बनाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि क्रिएटिव क्रिटिसिज्म से ही हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है, हमारी अप्रोच जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो बढ़ जाती है, हमारा जो इनोवेटिव माइंडसेट है कहीं ना कहीं वो निकल के सामने आता है। सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। एंड हम क्या कर सकते हैं इस केस में? हम जेन्युइन फीडबैक सीख कर सकते हैं अपने टीम से और अपने सीनियर से। जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी कोई आइडिया के लिए हम काम कर रहे हैं, कोई भी न्यू चीज हम जब सिस्टम के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने उस चीज के लिए डिस्कशन करना है और ऑनेस्ट फीडबैक हमने लोगों से मांगना है, चाहे वो फिर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों ना हो। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे आइडिया चेक हो पाते हैं, उनके अंदर जो भी लूप होल्स थे वो निकल के आते हैं। हम एक नई डायरेक्शन में अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं अपनी इस लीडरशिप की जर्नी में। ऑलवेज वेलकम द क्रिएटिव क्रिटिसिज्म, द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। लिसन बेटर। हमेशा से ही लीडरशिप के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लीडर्स को एक ही एडवाइस देते हैं कि हमें एक अच्छा लिसनर बनना है। और अच्छा लिसनर सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए सुनना है, या फिर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग हमने सुनना है। लेकिन एक्टिव लिसनिंग का मतलब या एक बेहतरीन लिसनिंग का मतलब होता है कि हम ऐसे सुने कि जो वो पर्सन कन्वे करना चाह रहा है उस मैसेज को एग्जैक्टली हम समझ पाए। एंड उस लिसनिंग के लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं आपको लिसनिंग को बेहतरीन बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज थिंक। जब कोई पर्सन जब कोई टास्क डिलीवर कर रहा है, जब वो कोई बात बोल रहा है, तो हमने क्या करना है? उसको सुनना है। और सुनने के साथ साथ हमने सोचना है कि ये पर्सन यहां पे ये बात क्यों बोल रहा है, इसका क्या कंक्लूजन होगा, नेक्स्ट इसका क्या पॉइंट होगा। इससे क्या होगा कि हम और ज्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं उनकी बात के अंदर। आपने कभी देखा होगा कि जब भी हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात होती है, जिसकी नॉलेज है हमें, जब उसके बारे में बात होती है ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन उस साइड चला जाता है। और कई बार जब वो पर्सन कोई भी बात बोलता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा यार ये बात, हाँ ये ठीक है, अब इसके बाद ये बोलेगा, क्योंकि वहां पे हमें उसका पता रहता है। बट कई बार अगर हमें नहीं भी पता तो हम थोड़ा सा ट्राई करें उस चीज को डीपली अंडरस्टैंड करने की कि ये बात क्यों बोली जा रही है। नेक्स्ट इसके अंदर टिप आता है कि रिव्यू। जब भी बीच में एक पॉज मिलता है किसी भी टॉक के बीच में, किसी भी मीटिंग के बीच में, तो हम पॉइंट्स को समराइज करें, उनको राइट डाउन करें कि क्या क्या बातें हैं जो बोली गई हैं और क्या यहां पे कन्वे करने का ट्राई करा जा रहा है। इससे भी हमारी जो है लिसनिंग की जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट जो टिप आता है इसके अंदर वो आता है लिसन। लिसन का मतलब है कि जो वर्ड्स से जो बोला जा रहा है वो तो हम लिसन कर रहे हैं, बट जो बॉडी लैंग्वेज है, जो पर्सन वो कन्वे करना चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नॉन वर्बल होती है, वो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, जो कि इक्वली वर्बल चीजों के इक्वली ही वो इंपॉर्टेंट होती है। दैट काइंड ऑफ लिसनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब ये तीनों चारों चीजें जब हम मिला देते हैं तब जाकर के एक इफेक्टिव लिसनर हम बन पाते हैं। हमारी सेल्फ मैनेजमेंट की जर्नी में जो 11th पॉइंट आता है वो है कि शेड्यूल ए रेगुलर मीटिंग विद योरसेल्फ। खुद के साथ मीटिंग करना। अब आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा कि खुद के साथ मीटिंग कैसे? देखिए, आपका शेड्यूल बहुत बिजी हो सकता है, आपकी लाइफ में हजारों चीजें हो सकती है, बट नेवर लेट इट गो सेल्फ मीटिंग। हमने वीक में एटलीस्ट एक बार खुद के साथ मीटिंग करनी है। हमने क्या करना है उस मीटिंग के अंदर इन चीजों को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी क्रिटिकल इवेंट्स पूरे वीक में रही। जैसे किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी के अंदर फेल्योर आने हो सकते हैं, या किसी बड़े प्रोजेक्ट में कुछ ब्रेक थ्रू हो सकते हैं। इस तरीके की चीजों को हम नोट करें, मेन इवेंट्स को। उनको नोट डाउन करने के बाद, उनको पूरा रिफ्लेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, ये देखना है कि कौन सी चीजें हमने करी है ना, उन पे हमने कैसे रेस्पॉन्ड किया। जो भी घटनाएं जो घटी, मेन घटनाएं, उनमें उन सिचुएशंस में हमने रेस्पॉन्ड कैसे किया था, और वो रेस्पॉन्ड करने से क्या आउटकम्स निकल के आए। क्या वहां पे मुझे सक्सेस मिली, क्या वो आउटकम अच्छे थे, क्या वो बुरे थे, और फ्यूचर में इनको और बेहतरीन बनाने के लिए क्या इंप्रूवमेंट्स मुझे वहां पे करने हैं। इस तरीके से हमने अपने साथ एक मीटिंग करनी है, एंड ये मीटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मैनेजिंग योर एनर्जी। देखिए, लाइफ में जैसे जैसे हमारे किसी भी तरीके के में से लेवल अप होते जाते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे फिर हमारी पर्सनल लाइफ है ना, तो क्या होता है कि जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, टास्क बढ़ती जाती है, काम बढ़ते जाते हैं, एंड टाइम जो ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम बच रहा है, हम अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हमारे पास जो एनर्जी है वो जो डलनेस जो है बनना शुरू हो जाती है, हमारे पास एनर्जी नहीं बचती है कि यार मैं तो पूरा जो है एग्जॉस्ट हो चुका हूं, काम कर ही नहीं पा रहा हूं आगे, राइट। इस तरीके की सिचुएशंस में हमने क्या करना है कि हमने स्मार्टली काम करना है।
अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके बताऊंगा जहां पे आप अपनी एनर्जी को टाइम टाइम पे रिस्टोर कर सकते हैं एंड अपने काम को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सो फर्स्ट टिप है इसके अंदर कि रेगुलर ब्रेक्स लेते रहें, चाहे छोटे छोटे ब्रेक लें। आप मान लो काम कर रहे हो डेस्क पे, आप अपने डेस्क पे हो, आप काम कर रहे हो, उसके बाद आपने क्या करना है, बीच बीच में 1 घंटे में या फिर 90 मिनट्स में, 120 मिनट्स में, अपनी ईज ऑफ डूइंग के हिसाब से आपने क्या करना है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने। चाय पीने चले गए, थोड़ा घूमने चले गए, या आप थोड़ा सा कोई स्ट्रेचिंग कर ली। सो इस तरीके की एक्टिविटीज से क्या होता है, हम रिफ्रेश फील करते हैं, हमारी एनर्जी दोबारा से रिस्टोर हो जाती है। इसी के अंदर नेक्स्ट टिप आती है अप्रिशिएट अदर्स। देखिए एप्रिसिएशन जो है ना, ये क्या है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये अंदर पॉजिटिविटी फील करता है। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा एनर्जी लेवल जो है बूस्ट होता है, एंड इससे अच्छी बात और क्या होता है कि दूसरे पर्सन को भी अच्छा फील होता है। सो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को भी अप कर रहे हैं और दूसरे पर्सन को भी पॉजिटिव कर रहे हैं। सो ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स ड्यूरिंग योर वर्किंग इन अ डे। रिड्यूस इंटरप्शंस। देखिए जब भी हम कोई ऐसी टास्क कर रहे हैं जिसके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, फोकस की जरूरत है, उस टाइम पे क्या करना है, जो भी डिस्ट्रैक्टिंग टूल्स है, चाहे वो हमारे मोबाइल है, नोटिफिकेशन है, मेल के पॉपआउट्स है, उनको आपने बंद कर देना है, उसको डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा देना है, सो दैट कि हम फोकस होकर के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस टास्क पे काम करें एंड सक्सेसफुली उसको सही तरीके से कंप्लीट कर पाए। इज की डू व्हाट यू लव। जैसा कि बोला भी है, अपने पैशन को फॉलो करें, क्योंकि जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस ज्यादा मिलती है। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि जो पैशन है हमारा, वो ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कि हम थकते नहीं है, हम लगातार उस पर काम करते जाते हैं। तो हमने देखना है कि जहां पे आज हम काम कर रहे हैं, जहां पर हम ग्रोथ को सीख कर रहे हैं, क्या वो मेरा पैशन है, और अगर मेरा पैशन नहीं तो किस तरीके से वो एक्टिविटीज मैं कर सकता हूं जो कि जिनको मैं पसंद करता हूं, राइट। तो वो अपनी एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज के साथ कैसे सीख कर सकता हूं। जो 13 टिप आता है इसके अंदर वो आता है डिक्रीज योर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। आज के डेट में हम सभी टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। इवन चाहे वो मोबाइल नंबर से याद रखने हो, चाहे वो कैलेंडर की इवेंट्स हो, हर चीज हम अपने डिवाइस के ऊपर, अपने स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर शेड्यूल करते हैं। पहले टाइम पे जब ये तरीके नहीं थे, जब ये चीजें नहीं थी, स्मार्ट डिवाइसेस, मोबाइल्स नहीं थे, तो लोग मेमोराइज करते थे। और मेमोराइज से क्या होता है कि हमारी रीजनिंग पावर बढ़ती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। सो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंडेंट है वो एक बात है, बट हमने क्या करना है, कुछ मोबाइल नंबर्स को याद रखने की कोशिश करनी है। थ्रू आउट द वीक जो हमारा कैलेंडर रहा उसको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, क्या क्या इवेंट्स है, क्या क्या मीटिंग्स है, उसको जब हम विजुअलाइज करते हैं तो उससे क्या कि हमारी मेमोरी पावर इंप्रूव होती है एंड हमारी क्रिएटिविटी, हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। कैप्चर बिग आइडियाज इन अ सिंपल वे। देखिए जब से ये फोन्स वगैरह सब चीजें आई ना, हमारे अपने साथ में कोई भी नोटपैड या कोई भी आइडिया बुक या कुछ भी साथ में नहीं रखते हैं, लेकिन इट इज हाईली एडवाइजेबल कि हम आइडियाज को इजीली कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल को निकालेंगे, टाइप करेंगे तो उसमें हम आलस करते हैं। और दूसरी चीज, मोबाइल में जब हम कुछ भी नोट करने के लिए जाएंगे तो उसमें 4 नोटिफिकेशन और दिखते हैं, हम उनके अंदर चले जाते हैं। तो इट इज बेटर कि हम जो क्या करें, हम अपने साथ में एक छोटी सी नोटपैड रखें जो कि इजीली हम पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। तो जहां से भी जब हमें कोई भी आइडिया मिलता है, काम को लेकर के, कोई भी टास्क को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, तो हम उसको फटाक से उस जो हमारी हैंडी जो नोटपैड ले रखी है हमने, उसके अंदर हम नोट कर पाए इजीली, राइट। एंड इससे 2 बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि हमें इवनिंग के अंदर हमारे पास ये रहता है कि यार एक मेरे पास आइडिया बुक है, मैंने उसको देखना है, उस पर कुछ एक्शन लेने उन आइडियाज के ऊपर, तो इजीली हम उसको देख सकते हैं और एक्शन लेने के लिए वो हमें प्रेरित करती है। सेकंड बेनिफिट ये मिलता है, अगर हमने कोई आइडिया नोट भी नहीं करा तो ये जो नोटपैड रहेगी ये याद दिलाएगी हमें कि आज कोई आइडिया लिखा नहीं है, लेट्स नोट द आइडियाज। सो इस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी को बेहतरीन बनाने में काफी हेल्प मिलती है। कंबाइन क्रिएटिविटी एंड रिजल्ट्स, ये हमारा 15th पॉइंट है, राइट। सो हम जनरली क्या होता है इंडस्ट्रीज के अंदर कि हमें जो भी टास्क दिया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसके अंदर एक टाइमलाइन डिफाइन होता है, उस टाइमलाइन के अंदर ही जो है रिजल्ट्स देने होते हैं, राइट। तो हम कहीं ना कहीं बचते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने के लिए। एक हम पर्टिकुलर चीज उठाते हैं, कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट उठाते हैं, उसी के ऊपर हम काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, बट कभी भी हम क्वेश्चंस नहीं करते, या फिर क्वेश्चन करते तो उस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते। हम ऐसा सोचते हैं कि यार इसके अंदर बहुत टाइम लगने वाला है और हमारी जो एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, है ना, टाइम फ्रेम के अंदर। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे रिजल्ट्स और क्रिएटिविटी को एक साथ जोड़ना है। हमने क्या करना है कि रिलेवेंट क्वेश्चंस हमने करने और उन क्वेश्चंस के ऊपर भी क्वेश्चन करने, सो दैट कि हम बेहतरीन आउटकम लेके आ पाए और मिनिमम से मिनिमम आइटरेशंस के अंदर हम एक अच्छा आउटकम लेकर के आ पाए,
ओके एंड हम दूसरी चीज और भी कर सकते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि इससे हमारा प्रोजेक्ट जो है या हमारे जो भी काम है वो रुकने वाला है या उसके अंदर कुछ दिक्कतें आने वाली है, तो हम क्या कर सकते हैं, साथ साथ में चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पे एक साइड पे वो काम चल रहा है, दूसरी साइड पे हम उसी के अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे हम किस तरीके से इसको फाइनल टच देने वाले हैं। सो ये नेक्स्ट 10 टिप्स थे मेरी तरफ से एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स पे आपको क्लैरिटी चाहिए या कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं जरूर। ओके एंड मेरे इंस्टा हैंडल पे मेरे को फॉलो करके वहां पे भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे। इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।